हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज के इस वीडियो में हम हमारे इनकम टैक्स के एक नए सेक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि 1 जुलाई 2021 से लागू हो रहा है, मतलब कि एप्लीकेबल हो रहा है। तो इसके बारे में जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो ये सेक्शन है वह है सेक्शन 194Q, सेक्शन 194Q, जो कि टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, मतलब कि गुड्स के खरीद पे टीडीएस की बात करता है। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। आप मेरे वेबसाइट पे आ जाइएगा www.taxshastra.com और यहाँ पे मैंने ये पोस्ट डाल दिया है, यहीं से आपको बता भी रहा हूँ। ठीक है, इसको ओपन करते हैं और आइए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि फिनांस एक्ट 2021 के द्वारा एक नया सेक्शन लागू किया गया है, इंसर्ट किया गया है, जो कि है 194Q। ठीक है, और ये जो सेक्शन है ये 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब कि लागू हो जाएगा। और ये सेक्शन बात कर रहा है कि कुछ खरीदारों को, मतलब कि बायर्स को, परचेजर्स को टीडीएस डिडक्ट करना है जब वो किसी रेजिडेंट सेलर से परचेज करेंगे। मतलब कि 194Q के अंतर्गत जो भी खरीदार हैं, कुछ स्पेसिफाइड खरीदार हैं जो कि हम नीचे देखेंगे कौन से, उनको टीडीएस डिडक्ट करना है, मतलब कि काटना है जब भी वो किसी रेजिडेंट सेलर से, मतलब कि रेजिडेंट विक्रेता से माल खरीदेंगे। आइए देखते हैं। इससे पहले ध्यान दीजिएगा, एक हम लोग के यहाँ कहावत है कि किसी दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, सारा चीज और क्लियर हो जाएगा। तो ये बोलता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194Q ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, TDS is deductible if the buyer is responsible for making payment of a sum to the resident seller and such payment is to be done for the purchase of goods of the value या फिर aggregate value of goods exceeding ₹50 lakhs। मतलब कि एक जो बायर है, खरीदार है, उसको सेक्शन 194Q के अंतर्गत TDS डिडक्ट करना है, काटना है। कब? जब बायर को, मतलब कि खरीदार को किसी रेजिडेंट सेलर को, मतलब कि ऐसा समझिए किसी निवासी, आवासीय, मतलब कि भारतीय विक्रेता को पेमेंट करना है। और यहाँ पे एंड बोल रहे हैं, मतलब कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। दोनों कंडीशन होगा तभी ये सेक्शन लागू होगा। पहला क्या है कि खरीदार को पेमेंट करना है किसी भारतीय विक्रेता को, और such payment is to be done for the purchase of goods of value aggregate of the value exceeding ₹50 lakhs। मतलब कि आप उस विक्रेता से, मतलब कि सेलर से एक बार में या फिर जितना बार भी परचेज किया है उसको मिलाकर जो परचेज कर रहे हैं उसका अमाउंट, उसका वैल्यू 50 लाख रुपए से ज्यादा है। क्लियर है? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि आपको पेमेंट करना है रेजिडेंट सेलर को, भारतीय सेलर होना चाहिए, और जो पेमेंट करना है उसका अमाउंट 50 लाख रुपए से ज्यादा है गुड्स परचेज करने के बदले में। ठीक है, चाहे वो एक बिल का हो या फिर जितने भी बिल हैं उसको मिला के हो। अब आगे देखिएगा, इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको कहावत कहा था वो आया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बायर और सेलर दो लोग हैं। तो रेजिडेंट सेलर मतलब हम समझ गए कि कोई भी आवासीय, मतलब भारतीय विक्रेता होना चाहिए, भारतीय सेलर होना चाहिए। अब बायर कौन होना चाहिए, मतलब कि किस बायर के लिए? अब बायर का मतलब समझना है, क्या सभी बायर्स को, मतलब कि सभी खरीदारों पे ये सेक्शन लागू होता है? ऐसा नहीं है। किन पे लागू होता है देखिएगा। बोल रहे हैं बायर मीन्स अ पर्सन हुज टोटल सेल्स या ग्रॉस रिसीट्स या टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस कैरीड ऑन हिम एक्सीड्स 10 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर। मतलब कि केवल उसी बायर पे, केवल उसी खरीदार पे ये सेक्शन लागू होगा जिस खरीदार का या फिर जिस व्यक्ति का, बोलिए, पिछले फिनेंशियल ईयर में, जो फिनेंशियल ईयर चल रहा है, मतलब कि करेंट फिनेंशियल ईयर के ठीक पिछले फिनेंशियल ईयर में जिसका टोटल सेल या फिर उसको ग्रॉस रिसीट कहिए या फिर टर्नओवर कहिए 10 करोड़ रुपए से ज्यादा था। इसीलिए मैंने पहले वो कहावत कहा था कि पहले आपको अपने गिरेबान में झांक के देखना है, मतलब कि पहले अपना देखना है कि पिछले फिनेंशियल ईयर में आपका कितना टर्नओवर था। अगर आपका पिछले फिनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा था तभी यह सेक्शन लागू होगा। ठीक है, अगर 10 करोड़ रुपए से कम आपका
टर्नओवर है, फिर ये सारा ऊपर जो भी हमने पढ़ा बेकार है, आप लोग जो है वीडियो देखना छोड़ दीजिए। बात करते हैं जिनका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा था पिछले फाइनेंशियल ईयर में और वो किसी भी रेजिडेंट सेलर से परचेज कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज्यादा का, चाहे वो एक बिल का अमाउंट हो या फिर जितने भी बिल हैं उतने बिल का मिलाकर अमाउंट हो, वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है तभी सेक्शन 194Q लागू होगा, मतलब कि आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं कि इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज द बायर दिस सेक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल, मतलब कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदार है तो फिर ये सेक्शन नहीं लागू होगा। ध्यान देना है ये जो सेक्शन है ये खरीदार पे ही लागू हो रहा है, मतलब कि खरीदार को ही टीडीएस काटना है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो समझ लीजिए। बोल रहे हैं टाइम लिमिट फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q, मतलब कि टीडीएस आपको काटना कब है। हर एक सेक्शन के साथ ये मामला है, हर एक सेक्शन में आपको बताया गया है कि टीडीएस कब काटना है और लगभग यही बात सब जगह है। इनमें से जो भी पहले होगा उसी टाइम पे आपको टीडीएस काटना है। देखिएगा, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ द सेलर या फिर एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ द सम, जिस समय आप क्रेडिट कर रहे हैं सेलर का अकाउंट उस समय, ठीक है, या फिर जब आप पेमेंट कर रहे हैं उस समय, इन दोनों में से जो पहले हो रहा है उस समय आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है, अब टीडीएस का रेट क्या होगा यहां देखिएगा। टीडीएस का रेट होगा 0.1% ऑफ सेल कंसिडरेशन एक्सीडिंग ₹50 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। ध्यान देना है, यहाँ पे दो बातें हैं। ठीक है, पहली बात क्या है कि जो रेट होगा टीडीएस का वो होगा 0.1%, और ऊपर जब हमने बोला था कि 50 लाख रुपए से ज्यादा का टर्नओवर है तब टीडीएस आपको काटना है, तो लोगों के दिमाग में डाउट आया होगा कि किस अमाउंट पे काटना है। तो 50 लाख से ऊपर जो अमाउंट हो रहा है उसी पे कटेगा। जैसे मान लीजिए कि आप परचेज कर रहे हैं किसी रेजिडेंट सेलर से 51 लाख रुपए का, तो जो टीडीएस काटना है वो बस 1 लाख रुपए पे काटना है। क्लियर है? अब मान लीजिए कि 60 लाख रुपए का आप परचेज कर रहे हैं तो 50 लाख के ऊपर कितना हुआ 10 लाख, तो 10 लाख पे आपको 0.1% के रेट से टीडीएस काटना है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज है, ध्यान दीजिएगा, टैक्स टू बी डिडक्टेड एट द रेट 5% इफ द सेलर डज नॉट प्रोवाइड पैन, मतलब कि अगर जो सेलर है आपका, जो रेजिडेंट सेलर है, वो अपना पैन प्रोवाइड नहीं करा रहा है या फिर उसके पास पैन कार्ड है ही नहीं, उस केस में जो टीडीएस का रेट होगा वो 5% होगा। ठीक है, अब आगे आइएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं और ध्यान भी देना है, अभी आपको जाना नहीं है। बोल रहे हैं एग्जम्पशन अवेलेबल अंडर सेक्शन 194Q, बोल रहे हैं कि कुछ लोगों को यहाँ एग्जम्प्ट भी किया गया है, मतलब कि कुछ केसेस में ये जो सेक्शन है 194Q ये नहीं लगेगा। ऊपर हम लोग एक केस पढ़ चुके हैं, जब बायर सेंट्रल गवर्नमेंट हो तो फिर ये वाला टीडीएस नहीं काटना है। आगे बोल रहे हैं ट्रांजेक्शंस ऑन विच टीडीएस इज ऑलरेडी डिडक्टिबल अंडर अदर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत अगर आपका कोई और टीडीएस कट रहा है, मतलब कि किसी और सेक्शन के अंतर्गत आपका टीडीएस कट रहा है, ठीक है, तो फिर ये जो सेक्शन है 194Q ये नहीं लगेगा। ठीक है, एक ही कोई लगेगा ना। आगे क्या है कि transactions on which TCS is collectible as per provisions of section 206 other than a transaction on which TCS is collectible under section 206C1H। ठीक है, मतलब कि जहां पे सेक्शन 206C लग रहा है वहां पे भी सेक्शन 194Q नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा, एक दो डाउट है जिसको अभी हम लोग नीचे दूर कर लेंगे आपके। ठीक है, बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194Q आर एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 21। सबको पता है कि 1 जुलाई 2021 से लागू हो रहा है। आगे बोल रहे हैं टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q इज ऑल्सो डिडक्टिबल अगेंस्ट एनी अमाउंट क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट और एनी अदर अकाउंट अंडर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पर्सन लायबल टू मेक पेमेंट ऑफ सच इनकम। मतलब कि किसी भी तरह का सस्पेंस अकाउंट में अगर आप अमाउंट क्रेडिट कर रहे हैं उसके ऊपर भी 194Q लागू रहेगा। आगे देखिएगा, बोल रहे हैं ऑन अ गिवन ट्रांजेक्शन ईदर टीडीएस अंडर 194Q विल अप्लाई और टीसीएस अंडर सेक्शन 206C1H विल अप्लाई। यही लोगों का कंफ्यूजन था और आइए दूर करते हैं। देखिए, पहले आया था टीसीएस अंडर सेक्शन 206C1H। ये जो हमने ऊपर बात करा
बिल्कुल यही बात करता है, लेकिन ये बोलता है सेलर के लिए और टीसीएस की बात करता है। सारी बातें बिल्कुल सेम है। 206C1H में केवल ये सेलर को बोलता है कि आपको टीसीएस काटना है, ठीक है। रेट उट भी बिल्कुल सेम है। और 194Q बायर को बोलता है कि आपको टीडीएस काटना है, ठीक है। अब यहां पे ये क्या बोल रहे हैं कि किसी भी एक ट्रांजेक्शन में या तो 194Q लगेगा या फिर 206C1H लगेगा। अब ये कौन सा लगेगा आगे देखते हैं। बोल रहे हैं इन केस ऑफ पोटेंशियल ओवरलैप बिटवीन द टू प्रोविजंस टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q विल अप्लाई एंड TCS अंडर 206C1H विल नॉट अप्लाई। मतलब कि जहां भी आपको थोड़ा सा भी डाउट है या फिर कहीं भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान रखना है कि 194Q प्रिवेल करेगा। मतलब कि जहां पे भी दोनों सेक्शन लागू हो रहा है वहां पे 194Q आगे रहेगा, ये लागू होगा। मान लीजिए कि कंडीशन फुलफिल हो रहा है 50 लाख वाला, सेलर के तरफ भी और आपके तरफ भी, मतलब कि आप बायर हैं तो, और आपका सेलर जो है टीसीएस डिडक्ट नहीं कर रहा है, तो आपको एकदम मैंडेटरी है कि आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे 194Q के अंतर्गत। मतलब कि 194Q आगे रहेगा हमेशा 206C1H से। क्लियर है। आगे बोल रहे हैं सेक्शन 194Q इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन द सेलर इज अ नॉन रेजिडेंट। हमने देख ही लिया है कि केवल भारतीय विक्रेता, मतलब कि आवासीय विक्रेता पे ये लागू होगा, नॉन रेजिडेंट पे ये लागू नहीं हो रहा है। और यही मैंने बात लिख लिया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ये जो सेक्शन 206C1H है और ये जो 194Q है ये भाई भाई है। यही है कि 206C1H जो है सेलर के ऊपर लगता है और वो बोलता है कि आप टीसीएस काटो, और 194Q जो है ये अब बायर के ऊपर लगेगा और ये बोलता है कि टीडीएस काटो। तो आई होप कि इस वीडियो में मैंने जो भी आपको बातें बताई वो पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।